यह किस तापस की समाधि है, किसका यह उजड़ा उपवन है। ईंट ईंट हो बिखर गया जो, किस रानी का राजभवन है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना मगध और उसके उत्कर्ष का प्रतीक, नालंदा विश्वविद्यालय का चित्र खींच रही है। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक, जिसे 12वीं सदी में विदेशी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। दिनकर मगध के उत्कर्ष का वर्णन करते हुए लिखते हैं, यह खंडहर उनका जिनका जग कभी शिष्य और दास बना था। यह खंडहर उनका जिनसे भारत भू का इतिहास बना था। मगध के उत्कर्ष के पीछे जिनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, वे थे आचार्य चाणक्य। वो कहा करते थे, भारत को न तो कोई पराधीन कर सकता है और ना ही भारत किसी को अपनी दासता के बंधन में रखना चाहता है। न दास भावो आर्यस्य। किसी भी राज व्यवस्था की कसौटी है प्रजा की सुख सुविधाएं और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास। हमारे शास्त्रों ने लिखा, हमारी संस्कृति ने सिखाया, ऐसे ही अनमोल सूत्रों का संकलन कर राष्ट्र को शक्तिशाली होने का संदेश दिया था आचार्य चाणक्य ने। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शस्त्र से रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चिंतन संभव है। चाणक्य कौन थे, क्या करते थे, और यदि मौर्य साम्राज्य के उत्कर्ष के लिए प्रमुखता से उनका नाम लिया जाता है तो सचमुच उनकी भूमिका क्या रही होगी। इस घटना को घटे 2000 वर्ष से अधिक का समय हो चला है। अलेक्जेंडर नाम का एक यूनानी विश्व को जीतने के लिए निकलता है। उसे लोग सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। रास्ते में भयंकर रक्तपात करता हुआ वो भारत पहुंचता है। कुछ छोटे छोटे राज्यों को जीत भी लेता है। तब उसका सामना होता है 2 मुट्ठी अनाज और 2 जोड़े वस्त्र पर जीवन यापन करने वाले शिक्षक से। वो शिक्षक जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को राजनीति की बारीकियों से अवगत करा रहा होता है। सिकंदर भारत तक पहुंच पाया, इसके पीछे यहाँ के जनपदों के बीच परस्पर संघर्ष की दास्तान है। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर! अब एक बार भी अलेक्जेंडर का नाम लिया तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगा। समर्थ है धनानंद किसी भी आक्रांता को उत्तर देने में। और तू कौन है ब्राह्मण? किस जनपद, महाजनपद या राष्ट्र का निवासी? ये पृथ्वी मेरी मां है और मैं उसका पुत्र हूं। मां का नाम है भारती, इसलिए भारतीय है। हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक जो जनपद है उस राष्ट्र का मैं निवासी, और उसका नाम है भारत। कहां है वो भारत? वो श्रुति में है, वो स्मृति में है, वो सूत्रों में है, वो आगम में है, निगम में है, इतिहास महाकाव्यों में है, धर्म अभिधर्म में है, सरस्वती सिंधु नर्मदा कावेरी सरिता सागर, कश्मीर कांची पर्वत पठार खेत खलिहानों वन विहारों में है सम्राट। वाचाल, इस खंड खंड में बटे हुए भारत में तू रहता कहां है? तक्षशिला भारत में। मैं दूत हूं उनका जो अलेक्जेंद्र द्वारा मारे जाएंगे। मैं दूत हूं उनका जो अलेक्जेंद्र के सैनिकों के पैरों तले रौंद दिए जाएंगे। मैं दूत हूं उस भारत भूमि का जो अलेक्जेंद्र के द्वारा पदाक्रांत होगी। मैं दूत हूं भारत की उस स्वतंत्रता का जो कुचल दी जाएगी सम्राट। रही किसी आक्रांता की चुनौती तो मैं उसके गंगा पार करने की प्रतीक्षा करूंगा। किसी ने साहस किया, उसका सिर मगध की ठोकर में होगा। आत्मा की एकात्मा की घोषणा करने वाले राष्ट्र के जनपदों में एकता नहीं है। वसुधा को कुटुंब कहने वाले राष्ट्र में एकता नहीं है। अनंत आत्मा की सत्ता पर विश्वास रखने वाले राष्ट्र में अपने ही स्वजनों के प्रति रक्षा का भाव नहीं है। यह कैसा मगध है? प्रतिहार! इस उदंड ब्राह्मण की शिखा पकड़कर इसे घसीट कर बाहर ले जाओ। तो तू भी सुन ले आज एक शिक्षक का प्रण। भिक्षा के अन्न पर पलने वाला मैं विष्णुगुप्त, भारत का एक आचार्य, अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक मैं
तेरा और तेरे जैसे शासकों का समूल नाश नहीं कर देता। प्राचीन काल के राजनीति अध्येता, ऋषियों और विद्वानों के कहे हुए तथ्यों को संकलित कर उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसे आज कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहते हैं। इस ग्रंथ में राज्य की शासन व्यवस्था से लेकर सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। चाणक्य की राजव्यवस्था ने भारत को सामरिक, सामाजिक और वाणिज्यिक रूप से शीर्ष पर ला खड़ा किया था। कृषि, राजस्व, व्यापार, विदेश नीति, सुरक्षा और गुप्तचर जैसे तंत्र पर खड़ा मौर्य साम्राज्य कई शताब्दियों तक भारत के गौरव का कीर्तिगान गाता रहा।